नमस्कार दोस्तों, कल ही मुझे एक एसएमएस भी आया, ईमेल भी आया फ्रॉम एसबीआई। इसका कंटेंट ये था, आपका कुछ अमाउंट कुछ डॉलर होल्ड करके रखा हूं, आप अपने ब्रांच को कॉन्टैक्ट करें विद ऑल डॉक्यूमेंट्स नीडेड। यहाँ पर मुझे पता चला ये जो अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कितना अमाउंट है, वो जो ईमेल पर अवेलेबल था डिटेल्स देखते ही मुझे पता चल गया रेवेन्यू आ रहा है यूट्यूब से थ्रू एडसेंस। इसका डिटेल्स क्या है, उससे पहले एक बात बता दो, मेरा ब्रांच बैंक का जो ब्रांच है वो एक रूरल एरिया पर है, तो वो जो ब्रांच का खुद का एक स्विफ्ट कोड नहीं है, उसका मेन ब्रांच है, उसका स्विफ्ट कोड दिया है मेरा अकाउंट ट्रांसफर के लिए। मतलब एडसेंस पर मैंने स्विफ्ट कोड दिया है मेन ब्रांच का, ना रूरल ब्रांच का। अगर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक दो ही बैंक होता है जिसका स्विफ्ट कोड होगा, उसका ब्रांच का सब्स्टिट्यूट जो बैंक होता है वो सब यही स्विफ्ट कोड का यूज करेगा। तो स्विफ्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्विफ्ट कोड के थ्रू ही आपका जो अमाउंट है नेविगेट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है, स्विफ्ट कोड आपने किस बैंक का दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंक्वायरी करे, ये जो स्विफ्ट कोड का जो मेन ब्रांच है वहां पर जाकर ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ना कि सब्स्टिट्यूट आपका जो रूरल बैंक है वहां पर जाकर आपको इंक्वायरी करने से कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पर बताता हूँ मेरा केस। मुझे एक एसएमएस और ईमेल आया, मेरा पेमेंट होल्ड करके रखा हूँ, मेरा जो रूरल बैंक है वहां पर जाकर कोई भी यूज नहीं होगा। मैं गया जो मेन स्विफ्ट कोड का जो ब्रांच है, मेन ब्रांच पर गया और वहां पर आप जाते ही कहां पर जाना होगा, एनआरआई सेक्शन पर ही जाना होगा। कहां पर? एनआरआई सेक्शन। एसबीआई का एनआरआई सेक्शन इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है, वहां पर आप आराम से जा सकते हैं। आज कम्पेयर नॉर्मल सेक्शन होता है एसबीआई का, एनआरआई सेक्शन पर एक स्टाफ होगा आपको ये सब हैंडल करने के लिए। मतलब ये जो फॉरेक्स कन्वर्शन होता है, फॉरेक्स डीलिंग्स होता है, ये सब हैंडल करने के लिए एसबीआई का एक स्टाफ होगा, उसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसको ये जो ईमेल दिखाकर पूछ सकते हैं ये जो एसएमएस और ईमेल का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूछा उससे, तो उसने बताया आपका अमाउंट होल्ड करके रखा है, ये आपका ऑर्डर आया है, मगर उससे अभी तक कुछ भी उसका डिटेल नहीं आया है। अगर उसे कुछ भी ऐसा डिटेल्स आता है तो मतलब आपसे मुझसे फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना हो, तो ये जो मेन ब्रांच आपका रूरल ब्रांच को कॉन्टैक्ट करेगा, ईमेल करेगा। वो जो रूरल बैंक आपसे फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म पूछेगा, बुलाएगा आपको ब्रांच पर, या मेल भी आप कर सकते हैं। मामला बहुत सिंपल है, मेन ब्रांच रूरल बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा, रूरल बैंक आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके ईमेल पर हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, रिप्लाई करेगा मेन ब्रांच को। तो ये है उसका प्रोसेस। दोस्तों, फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म पर कितना अमाउंट आया है, क्या है पर्पस पर आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस। उसके हिसाब से आपको बेनिफिशियरी नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, इतना देने के बाद अपना सिग्नेचर भी देना पड़ेगा। ये जो डिटेल्स आप फिलअप करके सही तरीके से आपका जो ब्रांच है उसे मेल कर सकते हैं या डायरेक्टली हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर वो पूछता है तो आपका जो पे स्लिप है वो भी दिखा सकते हैं। इसलिए जब आप बैंक जाते हैं तो आपके साथ रखिए जो पे स्लिप का जो कॉपी है, दूसरा है पैन कार्ड, आधार, ये सब आपके साथ रखिए, दिखाइए उसे। और फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है तो उसे सबमिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ये है, अगर फेमा डिक्लेरेशन से कुछ भी इश्यूज आपसे कम्युनिकेट करता है तो वो है आपका रूरल ब्रांच, जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहीं से ही कम्युनिकेशन होगा। फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म सही तरीके से फिलअप करके आपका जो ब्रांच है, रूरल ब्रांच है, वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं जहां पर आपका अकाउंट है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी ईमेल से इंक्वायरी करे, आप जानना चाहते हैं ये क्या है, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए मेन ब्रांच से। स्विफ्ट कोड कहाँ पर है, उसका जो मेन ब्रांच है वहां पर जाकर, वहां पर एनआरआई सेक्शन पर फॉरेक्स का एक स्टाफ होता है, उससे आप पूछ सकते हैं। रूरल ब्रांच के पास कोई भी इंफॉर्मेशन इसके हिसाब से नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है, एडसेंस ने आपका बैंक के लिए अमाउंट भेजा और बैंक होल्ड करके रखा है। कितना डेज के लिए होल्ड करके रखेगा? 15 डेज तक आप वेट करें। 15 डेज मतलब जिस डे पर एडसेंस ने आपका पेमेंट रिलीज किया था उससे 15 डेज तक वेट करें। अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाते, आपका बैंक को क्रेडिट नहीं हुआ, आप एडसेंस पर एक पोर्टल है, वो जो पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि मेरा अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। वो जो डिटेल्स दीजिए, क्या है पब्लिश आईडी, सारे का सारा डिटेल्स वहां पर आपको देना चाहिए। डिटेल्स देने के बाद एडसेंस खुद इसे ट्रैक करेगा और आपको जो बैंक को सेंड किया जो पैसा है वापस आपका एडसेंस पर रिफ्लेक्ट होगा।
कितना अमाउंट सेंड किया था उतना ही आपका जो एडसेंस अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होगा। और नेक्स्ट साइकिल पर, अगला मंथ का नेक्स्ट साइकिल पर 21 को फिर जो बैंक आपने प्राइमरी बैंक करके सेट किया है उस पर भेजेगा। फिर एक बार आपका अमाउंट, आपका पैसा कभी भी लॉस नहीं होगा ये जो वायर ट्रांसफर पर। एक और पॉइंट है, आप फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से ही नहीं दे सकते। बैंक से ये नहीं बोल सकते मेरा ये जो अमाउंट आएगा मैं अभी से फेमा डिक्लेरेशन दे दूं, ऐसे नहीं होगा। आरबीआई के हिसाब से जो अमाउंट आता है अगर उस पर फेमा डिक्लेरेशन चाहिए, ऐसे नोटिफिकेशन है, तब जाकर बैंक आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपका ट्रांसफर पर जो क्रेडिट होने वाला है उस पर फेमा डिक्लेरेशन चाहिए, ऐसे नोटिफिकेशन है, तो मेन ब्रांच आपका जहां पर अकाउंट है उस पर कांटेक्ट करेगा और वो जो बैंक आपको कांटेक्ट करेगा फेमा डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा आपका जो एडसेंस का जो रेवेन्यू है यूट्यूब से आया हो या ब्लॉगिंग से आया हो या मोबाइल ऐप से आया हो, ये सब बैंक होल्ड करके रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या है इसका प्रोसीजर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, शेयर करें एंड डू सम चैनल। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।